हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये आज हम साहित्य निबंध में साहित्य और सोशल मीडिया आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो साहित्य और सोशल मीडिया का अभी कुछ दिन पहले आया था और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। एक्चुअली वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि हम जो है वो कुछ और भी वीडियोस में कुछ और भी प्रोग्राम थे जिनके लिए बिजी थे। एक्चुअली आप ही लोग के लिए निबंध लेखन और आंसर राइटिंग के लिए कुछ नए प्रोग्राम, कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम की जो है वो बात चल रही थी। बस इसी वजह से एक्चुअली जब हम अच्छे प्रोग्राम लाएंगे तभी जो है वो आप उसे पसंद करेंगे। प्रोग्राम क्या है, ठीक है, और बात क्या है। प्रोग्राम पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी क्या है कि सारे जितने भी अदर स्टेट हैं उनके सभी के जो जितने भी ऐसे राइटिंग है, निबंध लेखन है, उनको सबको हमें कवर करना है। ठीक है। अब सभी जो है निबंध लेखन अपने जो भी स्टेट के होंगे उनके लिए उनके टॉपिक वाइज जो है वो हम उन्हें मटेरियल जो है वो डिलीवर कर देंगे। हमारे जो यूपीपीएसएस में ऐसे हैं उनके जो है वो 3 खंड होते हैं। मैंने पिछले बार भी बताया था, पर पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दे रही हूँ। और जिन्होंने नहीं देखा है वो लिंक में जाके ऐसे राइटिंग वाले जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारी सारी प्लेलिस्ट को आप एक बार चेक कर लिया करिए। हमारे पीवाईक्यू सेशन की अलग जो है वो है, पीवाईक्यू सेशन की जो है वो अलग प्लेलिस्ट है। उसके बाद करंट अफेयर की अलग है। उसके बाद जीएस के जो भी पेपर पढ़ाए जाते हैं उनकी अलग है। एसे राइटिंग की अलग है। आंसर राइटिंग की अलग है। तो सभी प्लेलिस्ट में जाके एक बार आप चेक करेंगे तो आपको सारे मटेरियल्स जो है वो मिल जाएंगे। आप बार बार टेक्स्ट करते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि हमें मिल नहीं रहा है, प्लेलिस्ट में जाकर देखा करिए आप। ठीक है। तो हम जो भी लोग नए हैं और अभी पीसीएस यूपी पीसीएस का मीन्स नहीं दिए हैं, पीसीएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दिया जाए कि जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है तो उसमें जो है वो निबंध लेखन 150 अंक का आता है। ठीक है। निबंध लेखन जो 150 अंकों का आता है। और आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हम उससे रिलेटेड मैटर आपको डिलीवर करेंगे, उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको बना के देंगे। और जैसे भी आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी निबंध लेखन में, आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है। तो पहला जो खंड होता है ना, वो मतलब यूपी पीसीएस में 3 खंड होते हैं। खंड क, खंड ख और खंड ग। ठीक है, 3 खंड है। अब जो खंड क है उसमें क्या क्या होते हैं टॉपिक। अब तीनों में जो है वो 3 खंड होते हैं। ठीक है। अब तीनों ही जो है वो 50-50 अंकों के हैं। तीनों ही जो है, तीनों की मार्किंग जो है 50-50 इक्वल है। अब खंड क में भी जो है वो 3 निबंध हैं। तीनों में से आपको एक चूज करना है। ठीक है। टोटल 3 ऐसे लिखने हैं जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि खंड क में से 3 ऐसे रहेंगे, खंड ख से 3 रहेंगे और खंड ग से 3 रहेंगे। तो खंड क में जो है वो पहला जो है वो आपको रहेगा टॉपिक जो है वो साहित्य और संस्कृति से रहेगा। साहित्य और संस्कृति। देन जो दूसरा रहेगा वो सामाजिक क्षेत्र से रहेगा। सामाजिक क्षेत्र एक बहुत बड़ा है, मतलब कि टॉपिक है। इसमें बहुत सी चीज़ें अपने आप जो समाज में घटित हो रही घटनाएं, ठीक है, तो जैसे स्त्री शिक्षा हो गया, जो है वो युवा बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, शिक्षा हो गया, रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, मतलब कि अब कह सकते हैं कि जितने भी टॉपिक आपके समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे सामाजिक क्षेत्र में कवर हो जाते हैं। अदर जो भी मैटर है मतलब कि है वो सामाजिक क्षेत्र से, जो प्रौद्योगिकी का समाज पे असर, तो ऐसे करके जो है प्रौद्योगिकी वाले टॉपिक भी सामाजिक क्षेत्र में जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए सामाजिक क्षेत्र एक बहुत बड़ा जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट होता है राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है। जो भी मतलब कि ये भी करंट से रिलेटेड भी आ सकता है, ट्रेडिशनल भी, पर मेनली जो राजनीतिक निबंध होता है वो जो है वो ट्रेडिशनल से ज़्यादा जो करंट से रिलेटेड होता है, करंट के मुद्दे जो होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो इसलिए हम जो है वो विभिन्न जो राजनीतिक मुद्दे हैं वर्तमान के संदर्भ में उनको देखते हुए जो है वो हम सारे टॉपिक को चूज करते हैं। बस यही हमारा मतलब कि जो है वो हमारा मोटिव होता है कि जो वर्तमान में हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो वर्तमान
में जो है वो इनसे रिलेटेड है, इन टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। बस उनको हम जो है वो कवर करते हैं और फिर ऐसे लिखते हैं, और यही जो है वो आप लोगों के एग्जाम के समय काम आता है। और इस पे इसलिए साल भर हमारा काम होता है, और एग्जाम के टाइम फिर इसी का जो है एक प्रतिफल मिलता है हमें, कि जो हमारे निबंध जो अभी तक जो है वो लगातार यूपी पीसीएस में अन्य कोई भी एग्जाम है उनसे फंसते। इवन उत्तराखंड के भी जो है वो बच्चों ने भी लिया था, और उन्होंने भी बताया कि भाई हमारे जो है वो ऐसे जो उन्होंने लिया था वो आया था, क्योंकि हम जो है होलिस्टिक वे में काम करते हैं, सब कुछ जो है वो ऑल ओवर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी स्टेट हो, मुद्दे तो राष्ट्र के जो है वो सेम ही होते हैं, है ना। तो क्योंकि जो निबंध होता है ना वो किसी राज्य विशेष से नहीं पूछता है, कि घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है, वो राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित होता है, ठीक है। और हमें लिखना भी किसी राज्य विशेष को संदर्भ में रख के नहीं है, इवन राष्ट्र को भी नहीं, राष्ट्रीय घटना से संदर्भित है तो इसको वैश्विक परिदृश्य में हम इसको करके देखेंगे। मतलब एक पूरा होल जो है वो हमारा व्यापक जो है दृष्टिकोण होना चाहिए निबंध लिखने का, ठीक है। अब हम जो है वो बात करते हैं खंड ख की। इसमें क्या होता है, जब भी आप ऐसे राइटिंग करना शुरू करें ना, तो आपको सबसे पहले, मैं ऐसे राइटिंग की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक मतलब जनरल, आप जब भी कोई जैसे तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़िए। आपको ये याद होना चाहिए जब भी जैसे आपको अपने ये निबंध में क्या क्या टॉपिक है, आपको ये याद हो गया ना, तो आप जब कोई आर्टिकल पढ़ेंगे पेपर में, द हिंदू में, जनसत्ता में, कहीं पे भी आप पढ़ते हैं, तो जब आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में आएगा, नहीं ये तो निबंध की इस वाले पेपर से रिलेटेड, इस वाले खंड से रिलेटेड है, ये इस क्षेत्र का है। तो मैं वहीं पे या तो आप उसको जो है कटिंग करके रख लेते हो, कहीं पे चिपका लेते हो या रख लेते हो, या तो फिर आप जो है उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल के वहीं पे कोट कर लेते हो कि ये सामाजिक क्षेत्र का मुद्दा है, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, जब निबंध लिखना होगा तो उसको वहाँ पे मैं कोट कर दूंगा। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप कभी भी जो है वो सोशल मीडिया में हो, कहीं पे भी कुछ भी देख रहे हो, तो उसको अपने दिमाग में, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो, उसके पास ज्ञान जो है ना, उसको खासकर सिविल की तैयारी करने वाले के लिए ज्ञान चारों तरफ जो है वो बट रहा है, बस उसको कैसे लेना है, वो कैसे सीखना है, वो उसको इसकी ज़रूरत है। तो खंड ख जो है ना, उसमें जो पहला टॉपिक है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी। ठीक। अब विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी में ये ऐसा टॉपिक है जो कभी कभी बहुत स्पेसिफिक होके पूछ लेता है, कुछ टेक्निकल जो है वो शब्द से रिलेटेड पूछ लेता है कुछ, तो इसलिए जो है वो अगर कोई आर्ट्स के स्टूडेंट है तो उनको टच नहीं करते हैं। जनरली इसमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं यदि कुछ स्पेसिफिक निबंध पूछ लिया है तो। और सेकेंड वाला आर्थिकी क्षेत्र है, इसको बहुत कम ही लोग जो है वो टच करते हैं, जिन्हें अच्छी अर्थव्यवस्था की ज्ञान हो, तो इस पे भी अच्छा नंबर मिल जाता है यदि आप इसको टच करते हैं तो। थर्ड है कृषि एवं व्यापार, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो है वो कृषि से रिलेटेड पूछता है, ठीक है। और या तो दोनों को जोड़ के कृषि और व्यापार से रिलेटेड पूछ लेता है, या जनरली जो है वो कृषि से रिलेटेड जो है वो किसानों की समस्या, कृषि समस्या जो भी है इससे रिलेटेड जो है वो निबंध पूछता है, ठीक है। ये आपके सेकंड वाले में इन तीनों में से किसी एक पे आपको लिखना होगा, जो आपकी सुविधा होगी, जो आपकी इच्छा होगी, जिस पे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, या इन तीनों में से जिस पे आपने अच्छा तैयार किया गया, मतलब जो आपने तैयार किया है वो इन तीनों में से यदि कोई फंस जाता है तो, ठीक है। फिर जो थर्ड है खंड ग है, ये बिल्कुल आद्यतम होता है, मतलब ये इसमें ज़्यादातर करंट से रिलेटेड ही घटनाएं होती हैं। जैसे इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं। अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो करंट इश्यू होता है उनको देख लें। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। बाकी सारे भी करंट से रिलेटेड ही मुद्दे होते हैं, अब पर इसमें जो है वो करंट का कोई ज्वलंत मुद्दा है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उससे रिलेटेड जो है वो, जैसे अभी जब आफ्ताब वाला मैटर हुआ है तो फिर उसके बाद से लिव इन रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी चर्चा में पुनः आ गया है, इसकी वैधता को लेकर, उससे रिलेटेड जो संतान होंगी उनकी वैधता को लेकर, इन सब चीज़ों पे काफ़ी चर्चा हो गया है। तो अब इस पे एक
नया ऐसे जो हमारे लिव इन रिलेशनशिप पे पहले भी लिख चुके हैं, पर उसका एक अपडेटेड वर्जन जो है वो नया अपडेट उसको करके नए क्या अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको लेकर कुछ एक और भी उसमें पॉइंट मेंशन करने हैं। तो नेक्स्ट जो संडे होगा मोस्ट प्रोबेबली उसमें जो है वो लिव इन रिलेशनशिप पे जो है वो एक ऐसे होगा। यदि कोई ऐसी बाधाएं नहीं आती हैं तो इसे जो है वो कंटिन्यू चलेगा इस चैनल पे। तो और इसमें जो सेकंड है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं में सब कुछ आ जाएगा जितनी भी आपदाएं हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, भूकंप मतलब बाढ़, सूखा, ये इसमें लिखा हुआ है, बट सो ऑन जितने भी और भी बाधाएं हैं, ठीक है, वो सारी बाधाएं जो है इसमें आ जाएंगी। उसके बाद राष्ट्रीय विकास की योजनाएं और परियोजनाएं, ठीक है, यानी मतलब सिंपल भाषा में लिख देते हैं योजना परियोजना, जो भी गवर्नमेंट जो है वो करंट में जो रिसेंट में कोई योजना लॉन्च कर रही है तो उससे रिलेटेड है। बट यूपीपीसीएस में पुरानी योजनाओं के बारे में भी खूब पूछ ले, चाहे 2005 की, 2006 की, 2007 की, 1999 की, कभी भी कोई ऐसी योजना उनके बारे में पूछ सकता है। बट मुद्दा ये है कि वो योजना शायद मतलब कोई पुरानी योजना हो जो वर्तमान में भी शायद चर्चा में हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई मुद्दा चर्चा में हो, तो ये चीज़ बन जाता है। ठीक है, मोस्टली नई योजनाओं को ही बारे में पूछा जाता है, फिर भी कुछ पुरानी योजनाओं के बारे में पूछा जाता है, तो जरूर कोई ना कोई इशू हुआ रहता है, कोई ना कोई बातें हुई रहती है। तो ये हमारा हुआ निबंध का टॉपिक। ठीक, ये हमारे 3 खंड होते हैं, तीनों खंड में ये टॉपिक है, इनसे रिलेटेड निबंध पूछे जाते हैं। इन्हीं को जो है वो हम साल भर जो है इन्हीं पे अपनी पैनी नजर रखते हैं, क्या क्या इश्यू हुए हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं, क्या क्या निबंध में पूछा जा सकता है। क्योंकि आयोग के लोग जो है वो ऐसा इतना विशाल सिलेबस है, तो भाई आपको ऐसे थोड़ी कि किसी सागर में ऐसे छोड़ दिया है, नहीं, वो भी उनके लिए, वो भी आपको हिंट देते हैं कि कहाँ से। यदि आप साल भर पेपर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, करंट पे नजर रखते हैं तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या क्या निबंध पूछा जा सकता है। अच्छा, जो नहीं आपको, जैसे सपोज कि आपको नहीं तैयार है, कुछ ऐसे निबंध है जो नहीं, फिर भी आप इतनी जो है वो जीएस में लेकर इतनी चीज़ों के रेगुलर, यदि आप जो है वो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, रेगुलर मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है और वो आपने निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तैयार किया है, तो ऐसे में कौन कौन सी ट्रिक्स जो है वो काम करती है वो मुझे बताना है। बट उसको मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले ये अपना साहित्य और सोशल मीडिया वाला टॉपिक खत्म करवा देती हूँ। ठीक है, वो मैं बताऊंगी कि जब हम क्या है कि हमारा कोई टॉपिक तैयार है, थोड़ा बहुत तैयार है, उसके बारे में एक जनरल, जैसे सपोज कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मनरेगा बहुत पुरानी स्कीम है और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मनरेगा का, पर मनरेगा के बारे में चूँकि हमने जो है वो सेकेंड थर्ड पेपर में भी हमने पढ़ा था, के लिए भी हमने तैयार किया था, तो इसलिए जो है वो हम सोच लेते हैं कि, और जीएस के लिए में भी, पीटी के लिए भी हमने मनरेगा तो मतलब जनरली हमने अपने लोग इंटरेस्ट के लिए भी पढ़ लेते हैं, तो हमने ठीक ठाक उस पर जानकारी रख ली है और मुझे मतलब मनरेगा के बारे में पता है। बट इतना भी नहीं पता है कि मैं उस पर एक मतलब 6 पेज या 3 पन्ने में भर पाऊँ। ठीक है, तो आयोग का 700 वर्ड होता है, बट सेटिस्फैक्शन एग्जामिनर को आपके सारे पेज भरने से ही मिलता है। मतलब थोड़े पेज आप छोड़ दें पर उसको सेटिस्फाइड मतलब कर दें। यदि आपने बहुत अच्छा लिखा है तो ठीक है, आप थोड़े एक पेज छोड़ भी देते हैं तब भी उसको सेटिस्फाइड आप कर सकते हैं। बट एक क्या होता है कि जनरल एटिकेट यहाँ पे यही होता है कि आप यदि अच्छे से पूरे निबंध को अपना कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो है वो कॉपी भी आपकी भर जाती है, तो एक अच्छा मतलब माना जा सकता है निबंध। मैंने ये नहीं कहा कि कॉपी भरना आपका मोटिव होना चाहिए, कॉपी भरना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, बट जनरली कॉपी भर जाती है इतने निबंध लिखने में, यदि आप कोई फालतू चीज़ें नहीं लिख रहे हैं तब भी। ठीक है, निबंध छोटा भी नहीं होना चाहिए। 700 वर्ड लिखना है तो जाहिर सी बात है कि शब्द सीमा 700 से 800, 850, 900 तो हो ही जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो मतलब एक ये बात ये भी, अगर आप मान के चलते चलिए 700 वर्ड भी लिखना है तो आपको किसी भी चीज़ पे इतनी भी जानकारी नहीं कि आप इतना लिख सकें, तो आप उस समय क्या करेंगे। आपको जनरल कोई निबंध आ गया, उसके बारे में सपोज कि आपको 5-6 लाइन ही पता है, थोड़ी बहुत चीज़ें ही पता है, फिर भी आपको लिखना है। हाँ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, तीनों खंड में जो है वो जो किसी एक खंड में मतलब तीनों जो टॉपिक पूछा है, तीनों ही में से आपको वही थोड़ा बहुत आ ही रहा है, और ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है,
तो उस पे क्या हमारी ट्रिक होगी, क्या हमारी राय होगी, कैसे हमें उसको निभाना है। और ऐसे निभाना है भाई, लिखने के लिए तो भाई आपको कॉपी मिले तो आप भरेंगे ही, कुछ भी लिख के भरेंगे, ये तो तय है। बट ऐसा लिखे कि हाँ मुझे एवरेज से अच्छा नंबर मिल जाए। ऐसी परिस्थिति में भी, जब हम ऐसी परिस्थिति में फंसे हों, दुविधा में, तब भी हमें एवरेज से अच्छा नंबर मिल जाए, यहाँ पे ये बात हो रही है। वरना ऐसा तो होगा कि आप लिखेंगे तो एवरेज, बिलो एवरेज, मतलब नंबर मिल जाने हैं, क्योंकि फेल तो उन्हें करना ही नहीं है। फेल तो आप मतलब सारे नंबर जोड़ के ही होने हो ना। हमें यहाँ पे क्या करना है कि कहते हैं कि मतलब 95 to 100 कह सकते हैं कि ठीक है, अच्छा नंबर आपने अच्छा पाया है। अगर 100 से ऊपर आप होते हो तो बहुत अच्छा आपने पाया है, ठीक है, निबंध में। तो वो कोशिश हमने करनी है, ठीक है, वो वाला हमने ट्राई करना है कि ये हमारा हो जाए। तो चलिए पहले इस निबंध को आगे जो बढ़ाते हैं, जहाँ से हमने लास्ट ख़त्म किया था वहाँ से हम अभी शुरू करते हैं। पर उसको शुरू करने से पहले पुराने वाले को भी थोड़ा सा देख लिया जाता है। चलिए। तो हमने क्या एक ऐसे लिखा था, वो मतलब टॉपिक था हमारा साहित्य और सोशल मीडिया था, ठीक है। और इसमें हमने क्या क्या टॉपिक बनाए थे, इससे रिलेटेड क्या क्या थे। जैसे प्रस्तावना है, फिर हमने कहा था कि भाई सेकेंड पैरा प्रस्तावना में कभी भी जो है परिभाषा नहीं लिखी जाती है, ठीक है। प्रस्तावना में हमेशा आपके निबंध की शुरुआत ऐसी, मतलब प्रस्तावना में आपको उन बातों को, एक निबंध का जो आकर्षक, जो क्रक्स होता है उसको डालना होता है, मतलब जो निबंध का आकर्षक पॉइंट होता है वो डालना होता है, ठीक है। तो प्रस्तावना में शुरुआत ऐसी करें कि हाँ आगे जो है वो जो एग्जामिनी है उसको निबंध पढ़ने में जो है वो मजा आए, उसको आगे लगे कि हाँ आपने आगे क्या, मतलब अपने आगे वाले जो है वो 4-5 पेजों में जो है वो क्या लिखा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए प्रस्तावना में। प्रस्तावना के कई तरीके हैं, कविता है, कहानियाँ हैं, कोट्स हैं, कुछ संदर्भ हैं, कुछ मतलब इस तरीके से कुछ रचनात्मक, जितनी रचनात्मकता आप दिखा सकते हैं अपने जीवन में, आपने जितनी भी कविता, कहानियाँ, रचनात्मकता सीखी हैं, ठीक है, उसको सबको निचोड़ के पूरा प्रस्तावना में डाल दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो पूरे निबंध में भी जो है वो आपको इसीलिए निबंध को कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में जो है पहले काव्य ही कहा गया था, ठीक है। तो पहले तो इसलिए निबंध जो है वो क्या कहते हैं कि आपको पूरा अपना जो है वो इसमें निचोड़ अपना डालना है। इसको पूरा कितनी तरीके से, कितनी अच्छी शैली में लिख सकते, कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग कर सकते, क्लिष्ट भाषा का नहीं, कि भाषा मतलब अच्छी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। कितने बीच बीच में आपने कोट्स डाल सकते हैं, किस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं, कहाँ पे किस चीज़ को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, टोटल रचनात्मकता और कितने डायमेंशन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात है ना कि महिला सशक्तिकरण है ना, तो एक महिला सशक्तिकरण, एक बंदा लिखेगा महिला सशक्तिकरण पे ऐसे, और वो केवल महिला सशक्तिकरण से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये पूरा आ नहीं रहा है, वो केवल महिला सशक्तिकरण से ही रिलेटेड रहेगा। बस वो महिलाओं के बारे में, महिला सशक्तिकरण का इतिहास पे जाएगा, उसके जो है वो राजनीतिक क्षेत्र पे जाएगा, मतलब महिलाएं किन किन क्षेत्रों में विकास कर रही है उस पे जाएगा, ठीक है। महिला सशक्तिकरण क्या है वो लिखेगा, फिर महिलाओं की क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में लिखेगा, सही जो है इसका महिला सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है ये लिखेगा, क्या समाज पर प्रभाव ये लिखेगा, क्या मतलब ये सारी चीज़ें होंगी। बट आप और भी कई डायमेंशन में इसको सोच सकते हैं, ठीक है। अब किन किन डायमेंशन में आप इसको सोच सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, हर एक बात का, जितने भी टॉपिक होते हैं वो मतलब यदि सकारात्मक है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सकारात्मक निबंध है। नकारात्मक है जैसे नक्सलवाद है, ठीक है। तो नक्सलवाद लग गया है तो भाई एक नकारात्मक टॉपिक है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें हैं वो, तो आतंकवाद हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं कि उसमें सारे जो है नेगेटिव पॉइंट आप उसमें डाल देते हैं, देन वहाँ पे भी आपको अपनी पॉजिटिविटी दिखानी है, ठीक है। वहाँ पे भी कि नेगेटिव टॉपिक में आपको अपनी पॉजिटिविटी दिखानी है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण है ना, महिलाओं के सशक्तिकरण से क्या क्या लाभ है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें दिखाने के साथ, ठीक है, कि आपको ये भी दिखाना है कि अगर जो है वो
इस बात पे कोई चर्चा नहीं करता है कि यदि कहते हैं कि जो है वो अति सशक्तिकरण, मतलब सशक्तिकरण का भी जो है वो एक नकारात्मक रूप भी है। ठीक है, सशक्तिकरण के नाम पे भी बहुत सी चीजें, मतलब कि सोसाइटी को बर्बाद किया जा सकता है। ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पे वो एक नकारात्मक जो है वो थिंग है। तो ये चीज तो थोड़ा सा, मतलब उसको बहुत ब्रॉड में नहीं, पर उसको थोड़ा सा आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग बनाएगा। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल बोरिंग नहीं बनाना आपको। आपको जैसे खाने की तरह जो है नमक मिर्चा ऐसे तड़का वड़का लगा के थोड़ा बढ़िया तरीके से आपको पेश करना है उसको। जो चीजें लोग सोच नहीं सकते हैं ना, वहां तक। ठीक है, कहावत है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो बस वही वाला सीन है यहाँ पे कि बस आपको वहीं पे पहुंचना है, कि मतलब जहाँ पे खोज खोज के निकालिए कि अपनी अंदर के जो है वो कवि को, अपने अंदर के साहित्य को, अपने अंदर के रचनात्मक क्रियाओं को, उसको निकालिए और यहाँ पे उसका प्रयोग करिए। जितने कलात्मक ढंग से लिखेंगे, जितने डायमेंशन में लिखेंगे निबंध को, वो जो है एक बहती हुई गंगा की तरह होता है कि जहाँ जिसका मतलब वो अपना पथ बनाती चलती है। जब आप लिखते चलेंगे ना तो एकदम एक तारतम्यता बननी चाहिए। अब जैसे कुछ लोग होते हैं निबंध में क्या करते हैं कि हेड, जैसे हमने हेडिंग डाल के बताया इसलिए क्योंकि आपको क्लियर क्लियर पॉइंट पता चले कि भाई ये टॉपिक है, इस पे आपको लिखना। हमने जो दे दिया उसमें आप अपने ऐड ऑन करिए जितना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ लोग होते हैं कि वो हेडिंग डाल के लिखना शुरू कर देते हैं। भाई ये गलत है। निबंध में आपकी तारतम्यता ही तो देखनी है कि आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में चेंज कर रहे हो, किस पॉइंट पे चेंज कर रहे हो। एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टेड होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ जो आपने लिखा बिल्कुल, जैसे एक पैराग्राफ में आपने कुछ लिखा और सेकंड पैराग्राफ उससे एकदम अलग है। मतलब जब पैराग्राफ चेंज हो रहा है ना, तो वो पैराग्राफ चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि विषय ही चेंज कर दीजिए। आप थोड़ा सा कनेक्टेड होना चाहिए दोनों को। इसी को कहते हैं तारतम्यता बनाए रखना, कि वो एक लय में है। जैसे आप एक म्यूजिक सुनते हैं, बात को समझिए, निबंध में इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे आप एक म्यूजिक सुनते हैं, तो अब अगर बीच में 1 मिनट के भी लाइट कट जाए तो आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो सेम ऐसे ही कि अपने निबंध से कनेक्टेड रखिए एग्जामिनर को। ये चीज़ें बोलने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लिखते समय इसमें समझ लीजिए पसीने बह जाते हैं। हाँ, कोशिश ही यहाँ पे एकमात्र जो है वो इसका हल है। कोशिश ही हल है। आप जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक कलम नहीं चलाएंगे, जब तक प्रयास नहीं करेंगे, जब तक कम से कम 20 से 25 30 बार कॉपी नहीं चेक करवाएंगे और हर बार गलती को नहीं सुधारेंगे, तो कभी भी निबंध लेखन कला का विकास नहीं हो सकता है। चलिए, तो हमने कहा प्रस्तावना, उसके बाद हमने कहा कि साहित्य क्या है, सोशल मीडिया क्या है, हमने बता दिया। दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट भी वहीं पे कर दीजिए, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साहित्य की हमारे समाज में क्या उपयोगिता है, हम ये भी बता देते हैं। ठीक है, तभी तो हम सोशल मीडिया पे को उसको कनेक्ट करेंगे। भाई साहित्य की हमारे समाज में क्या उपयोगिता है, सोशल मीडिया। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट यहाँ भी ये भी बना सकते हैं कि सोशल मीडिया का समाज पे क्या प्रभाव है। ठीक है, ठीक है, साहित्य का हमारे समाज पर प्रभाव। ठीक है, यहीं पे आप एक छोटा सा पॉइंट ये भी बना दीजिए कि सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव, छोटा सा उसी से रिलेटेड। ठीक है, साहित्य यहाँ पे डाल दीजिए, साहित्य और सोशल मीडिया का, साहित्य और सोशल मीडिया का। ठीक, हमारे समाज में उपयोगिता। ठीक है, सोशल मीडिया की तो आजकल उपयोगिता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पूछिए मत। घर में घर में जो है वो माँ बाप की ज़रूरत हो ना हो, सोशल मीडिया की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो वही चीज़ है। तो मजाक को मजाक के तौर पे ही लिया करिए आप लोग। सोशल मीडिया का साहित्य पर सकारात्मक प्रभाव, बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया का साहित्य पर नकारात्मक प्रभाव, जब सोशल मीडिया को साहित्य से हम कनेक्ट करेंगे तो हमने कहा कि सकारात्मक प्रभाव तो सब दिखाएंगे, आपको कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखाने होंगे। ठीक है, साहित्य का सोशल मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, साहित्य का सोशल मीडिया पे क्या प्रभाव, मतलब सोशल मीडिया का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, वाइस वर्षा वाला सीन है। ठीक है, साहित्य का सोशल मीडिया पे क्या प्रभाव है, सोशल मीडिया का साहित्य पे क्या प्रभाव है। जैसे ऐसे सोशल मीडिया, एक मिनट थोड़ा इरेज कर दे, एक दो पॉइंट, बड़ा भद्दा सा लग रहा है, थोड़ा साफ साफ सा लगे। ये है साहित्य और ये है सोशल मीडिया। ठीक,
ये साहित्य का सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया का साहित्य पर प्रभाव। ठीक है, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? ऐसे कर लीजिए। चलिए, अब साहित्य के बदलते स्वरूप में सोशल मीडिया की भूमिका। अब साहित्य क्या है कि आप जो है वो पहले क्या किताबें ले जाते थे, पहले तो क्या होता था भाई, किताबें ले जाने की तो बात ही छोड़िए। यदि आप पुराने समय में देख रहे हैं कि जैसे बौद्ध साहित्य है, ठीक है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, इन सब जो बौद्ध साहित्य हैं, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतला में, मतलब जितने भी रचनाएं हुई हैं पुराने जमाने में, उनको यदि किसी को पढ़ना है तो पहले क्या था कि चीन से यात्री, मतलब विदेशी यात्री आते थे, यहाँ पे रुकते थे, वर्षों वर्षों तक रुकते थे, राजा के किसी संरक्षण में, किसी शासक के संरक्षण में ऐसे रुकते थे, कहीं किसी जो है वो क्या कहते हैं विश्वविद्यालय में जाते थे, वहाँ अध्ययन करते थे। ठीक है, वहाँ पे जिरोक्स मशीन भी नहीं थी कि जिरोक्स करा लेते थे, उसको वहीं पे याद करते थे, याद करके वो चीज़ें जो है वो अपने मतलब जिन मेमोरीज में लिख लेते थे। अब उसका भी जो है, जैसे हीनयान ने जो है वो यहाँ पे मतलब बौद्ध धर्म के जो है बौद्ध साहित्य को पढ़ने के लिए, सॉरी, हविंगसान, फाहियान, जो भी ये लोग आए थे ना, तो उसने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर आए थे और इन चीज़ों को जो है भारत में पढ़ने के लिए आए थे। तो जब भारत में पढ़ने के लिए आए थे बौद्ध साहित्यों को, तो उनको अब उनकी भी जो है वो किताब बन गई। ठीक है, उनकी भी किताबें बन गई। हीनयान, हविंगशान ने अपनी बनाई, फाहियान ने अपनी किताबें लिखी हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, मेगस्थनीज ने अपनी किताबें लिखी हैं इंडिका में, जो भी मौर्य वंश का वर्णन किया है। तो अब क्या होता था, पहले शिक्षा ग्रहण करना, पहले साहित्यों को पढ़ना ना जो है वो बहुत टेढ़ी खीर होती थी। लोग वर्षों लगा देते थे, पैदल यात्रा करते थे, कैसे कैसे यात्रा करके जाते थे, पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, फिर अपनी मेमोरीज को लिखते थे ताड़ के पत्तों पे। ऐसे कर करके जो है ज़माना आया, फिर जो है वो कागज़ वागज जब आने, मतलब मॉडर्न इरा में जो है वो फिर चीज़ें छपती थी, लेख छपते थे, उनको लोग पढ़ते थे। तो वो बहुत लोगों तक जो है समाज से जुड़ बहुत मुश्किल हो जाता था। जैसे आप गए लाइब्रेरी में किताबें उधार ले, इतने पैसे भी नहीं होते थे लोगों के पास। अब सोशल मीडिया में एक क्लिक है, आप किताब को जो है वो इंटरनेट पे जाके आप क्लिक करिए। कुछ कुछ तो बहुत मतलब बहुत सी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब तो कुक्कू एफएम भी बताने लगे, शायद यही, आई थिंक कुक्कू, पता नहीं कोई एक एफएम है जो कि एफएम ही नहीं, बहुत से यूट्यूब पे चैनल है जो किताबों को मतलब रीड करके उनके क्रक्स जो है वो आपको बताते हैं। बट वो एक अच्छा तरीका नहीं होता, बुक को हमेशा रीड करना चाहिए, तभी हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, वो एक हैबिट बहुत अच्छी होती है पढ़ने की। तो ये चीज़ें होती हैं। और क्या कहते हैं कि तो ये साहित्य और सोशल, अब साहित्य का स्वरूप बदल चुका है। आप जो है वो इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किताबें, आपने यदि आज कोई किताब लिखी है तो उसको पब्लिश कर दी, तो आप जो है वो फेमस हो गए। आपको पता चल गया कि भाई ये किताबें इन्होंने लिखी है, कौन सी किताबें जो है वो कौन कौन से राइटर्स लिख रहे हैं। चेतन भगत की किताबों पे तो फिल्म भी बन गई है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया के युग में साहित्य का एक बदलता स्वरूप है। ठीक है, अब जो है वो इसकी भूमिका। ठीक है, अब इसका एक जो है प्रभाव तो आपने लिख लिया, भूमिका भी हो गया। अब एक छोटा सा सुझाव दीजिए और निष्कर्ष दीजिए। मैंने तब भी बताया था कि भाई प्रस्तावना में परिभाषा नहीं लिखनी है और निष्कर्ष में सुझाव नहीं देना है आपको। सुझाव पहले दीजिए, उसके बाद निष्कर्ष कुछ छोटा सा 2 3 4 लाइन का, मुश्किल से इतना ही होना चाहिए निष्कर्ष। सुझाव पहले दीजिए, फिर निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष होलिस्टिक होना चाहिए, ऑल ओवर, मतलब अपना ऑल ओवर व्यू देना चाहिए। ठीक है, सुझाव नहीं देना है आपको निष्कर्ष में। ठीक है, आप जो है वो जैसे किसी से मीटिंग करते हैं तो वहाँ पे आपने कुछ अपना सुझाव दिया, देन आप फिर क्या करते हैं, जब मीटिंग खत्म होती है तो पहले सुझाव देते मान कट नहीं लेते वहाँ से। क्या क्या करते हैं, आप सुझाव देते हैं, देन आप फिर जो है वो लास्ट में जब खत्म होने लगता है तो आप फिर जो है वो ऑल ओवर ऐसे कुछ थोड़ा बहुत बातचीत करके, हाँ मिलते हैं कल, ऐसे ऐसे करके पूरा जो है वो एक छोटी सी वार्तालाप करने के बाद जो है वो आप ख़त्म करते हैं चीज़ों को। तो बस जनरली हम जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे आचरण करते हैं, बस वैसा ही हम जो है यहाँ पे निबंध लिखते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। बात समझ में आ गई होगी। निबंध पे थोड़ा सा देखिए, निबंध पे वार्तालाप करना जरूरी हो, निबंध को गहराई से समझना जरूरी है। बाकी तो मैं पढ़ दूंगी आपको सारी चीज़ें, जो है प्रस्तावना पढ़ दिया था मैंने। ठीक है, वही चीज़ें हो जाएंगी। साहित्य क्या है ये आपने उस दिन कर ही लिया था, सोशल मीडिया क्या है ये भी आपने कर लिया था, साहित्य की हमारे समाज में क्या उपयोगिता है शायद यहीं से करना था। ठीक है,
तो एक सभ्य समाज के निर्माण में साहित्य एक बीज की तरह है। फ्रांस की क्रांति से लेकर इंग्लैंड की क्रांति जो है वो आपने देखा होगा, जितनी भी क्रांति हुई है, फ्रांस की क्रांति से लेकर इंग्लैंड की क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसको बताने की जरूरत नहीं है। जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं, ठीक है, चाहे वो क्रांतिकारी पुस्तकें हों, चाहे वो क्या कहते हैं दादा भाई नौरोजी उदारवादियों की, उग्रवादियों की हो, चाहे एनी बेसेंट की हो, तिलक की हो, किसी की भी हो, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के हों, मतलब कौन ऐसे क्रांतिकारी नेता नहीं थे जिन्होंने जो है वो पुस्तकें नहीं लिखी हैं? कौन से ऐसे स्वतंत्रता संग्राम मतलब कि बड़े नेता थे जिनकी किताब नहीं, एक जो नेता थे स्वतंत्र जो पॉपुलर थे, उनकी 10-10 किताबें थी, ठीक है, उन्होंने साहित्य लिखे थे। तो इस वजह से फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, ये सारी जो है ना वो आपके साहित्य से ही प्रभावित थी, ठीक है। रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति ना होती, ये आपने कहावत तो सुनी ही होगी, ठीक है। तो यही चीजें जो है वो मतलब कितनी ज्यादा साहित्य जो है समाज के निर्माण में, समाज में जो मतलब साहित्य समाज से प्रभावित होता है, समाज साहित्य से प्रभावित होता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है। यहाँ भी सेम यही वाला संबंध है साहित्य और समाज का, ठीक है। प्रभावित करता है, प्रभावित करता है और प्रभावित होता है, ठीक है। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते भी हैं, ठीक। तो इसलिए जो है साहित्य और समाज का एक बहुत अंतर संबंध है। अब वर्तमान हमारे साहित्य का हमारे समाज में उपयोगिता हमने दिखा दिया। साहित्य समाज में हो रही घटनाओं का एक आईना है। फिर साहित्य के ऐतिहासिक शोध समाज के वर्तमान काल एवं भविष्य के लिए उपयोगिता है। जैसे हमने जो है पुराने समय में जो भी चीज़ें अपने साहित्यों से पढ़ा हो, वेद से, पुराणों से, यदि हमारे वेद पुराण ना होते तो हमें पता ही नहीं होता। जितने भी आजकल जैसे उपनयन संस्कार हो रहे हैं, ठीक है, किसी के जो भी शादी विवाह की जितनी भी रस्में हैं वो सारी चीज़ें हैं। या फिर हम अपने साहित्य से सीखते हैं कि जैसे रामायण है, यदि हमने उससे सीखा है कि कैसा भाई का भाई के प्रति त्याग, तपस्या कैसा होता है, पिता का पुत्र का पिता के प्रति कैसा त्याग होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो जीवन में काफ़ी कुछ सिखाती हैं। तो जितने भी हमारे पुराने साहित्य, सम्राट अशोक से हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, और अकबर से क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, तो बस यही चीज़ें जो है वो साहित्य, पुराने अगर साहित्य ना होते तो हम उनसे, उन्होंने जो चीज़ें अपने समय में एक बहुत अच्छी की थी ना, जैसे MBT मोहम्मद बिन तुगलक है, तो यदि इतिहास में उनका वर्णन है तो कहीं ना कहीं जो है वो मतलब यदि उन्हें बहुत खराब कुछ मतलब कि अपने राज्य में क्या क्या गलतियां की थी, ठीक है, तो वो जब पुराने लोगों ने, उसके बाद के पीरियड के लोगों ने पढ़ा होगा तो वही गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। इसलिए हमारे इतिहास में जो भी गलतियां हुई हैं हम उन साहित्यों से पढ़ते हैं, उस समाज की परिस्थितियों को पढ़ते हैं, और फिर हम जो है वो दोबारा वो गलतियां नहीं करते हैं। सोशल मीडिया का साहित्य पर सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है वो की वजह से जो भी जैसे छोटी छोटी कोई पंक्तियां हैं किसी भी साहित्य के, हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला की छोटी सी पंक्तियां हैं कि मदिरालय जाने को देखो निकला है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यही बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। ये मधुशाला की छोटी सी 4 लाइन है, एक स्टैंजा है, पर ये इतना फेमस हो जाएगा, लोग इसको इतना फेमस कर देंगे, हर जगह मोटिवेट करेंगे, तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए कोट डालेंगे, तो लोगों का मन होगा कि भाई ये कहाँ की पंक्तियाँ, खोजेंगे, सर्च करेंगे और फिर मधुशाला पे जाके वो देखेंगे, पढ़ेंगे। तो लोगों के एक साहित्य जो है ना वर्तमान समय में सोशल मीडिया जो वर्तमान समय में लोगों की साहित्य के प्रति जागरूकता को बढ़ा रहा है, लोगों की समाज साहित्य के प्रति पहुंच को बढ़ा रहा है, ठीक है। ऐसे तो सोशल मीडिया के अपने कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों ही, परंतु जिस प्रकार मात्र एक क्लिक पर हमें अपने इतिहास की समझ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। हमारे वेद पुराण महाकाव्य श्रुतियाँ, विभिन्न ऋषि मुनियों की रचनाएं आदि समस्त चीजें एक ही स्थान पर मात्र एक क्लिक पर उपलब्ध होने से लोगों की इन तक पहुंच बहुत आसान हो गई। जहाँ प्राचीन काल में लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए मीलों दूर यात्रा करने के लिए जाते थे, किसी एक जगह पर समस्त ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, परंतु वर्तमान में ब्रह्मांड की समस्त रचनाएं, साहित्यिक कृतियां भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक आपकी एक उंगली के एक क्लिक पर उपलब्ध होती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे, बड़े रचनात्मक तरीके से इसको लिख दिया गया है। आपको मतलब मैंने इतने सारे शब्दों में जो बातें बताई हैं वो कितनी छोटे में आराम से लिख दिया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से न सिर्फ हम इन साहित्यिक रचनाओं तक पहुंच सकते बल्कि
विभिन्न जो नैतिक नियमों से संबंधित काव्य रचनाएं, कथाएं, ठीक है, किंवदंती, सामाजिक मूल्यों पर आधारित नाटक या फिर समाज में घटित होने वाली नकारात्मक घटनाओं के प्रति व्यंग्यात्मक काव्य, ठीक है, जो व्यंग लिखे होते हैं ना, उनके भी, उनके माध्यम से जो है वो हम चीजों को जो है वो पढ़ सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। उससे होने वाली नकारात्मक घटनाओं के प्रति व्यंग्यात्मक काव्य या साहित्य व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से इतना वायरल हो जाता है कि लोगों के अंदर इसके प्रति जागरूकता बढ़ जाती है। समझ गए? जैसे एक कहीं पे गाना था कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खैत जात है। तो ये गाना बन गया किसी फिल्म में, वायरल हुआ तभी। तो ये मतलब एक महंगाई के ऊपर जो है वो व्यंग था, है ना, इस महंगाई के ऊपर जो है वो एक व्यंग था, ठीक है। ये भी एक साहित्यिक रचना ही है, ठीक है, उस भाषा की है, जिस भी भाषा की है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो इतना वायरल हो गया कि मतलब इसको जो है फिल्म में भी रह गया और एक लोगों की जुबान पे आ गया। तो महंगाई के प्रति जो है वो अब पेपर में, न्यूज़पेपर में छप गया कि किस तरीके से, अब जितने भी न्यूज़पेपर में उसमें कोटेशन आज तक यही आता है, मतलब कि जब भी कभी महंगाई बढ़ती है तो न्यूज़पेपर में इस तरह का कोट आता है कि सखी सैया तो खूब ही महंगाई डायन। महंगाई, अगर कुछ नहीं आता, ये पूरी पंक्ति नहीं लिखी होती तो इतनी लिखा जरूर होता है कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, या फिर महंगाई डायन लिखा रहता है, वहीं से लिया है, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से फेमस होती हैं। आज बाल जीवन से संबंधित बहुत सी नैतिक कथाएं, कहानियां, रामायण, महाभारत के प्रसंग आदि बच्चों की के लिए सोशल मीडिया पर इतनी सहजता से उपलब्ध है कि वह देश विदेश कहीं भी जा रहे हों अपनी संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं। बिल्कुल, अगर यदि पुराने समय में जो भी विदेश चले गए उनको अपनी संस्कृति से टच रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, पर वर्तमान में आप विदेश में भी रह के अपने भारतीय संस्कृति, अपने हर एक चीज़ों से एकदम जुड़े हैं। कहीं से भी कुछ भी आप पढ़ सकते हैं आराम से। सकारात्मक बनो, सकारात्मक सोचो, साहित्य को सोशल मीडिया में खोजो। सोशल मीडिया का साहित्य पर नकारात्मक प्रभाव, चलिए सकारात्मक तो हमने देख लिया, सकारात्मक तो ढेरों हैं, आप इसमें जितना लिख सकते हैं उतना लिख लीजिए। चूंकि सोशल मीडिया की वजह से पौराणिक साहित्य तक लोगों की पहुंच बहुत आसान हुई है, अतः मूल कृति के साथ छेड़छाड़ उसे दुष्प्रभावित भी किया जा रहा है। लोग अपने से पता नहीं क्या क्या जोड़ दे रहे हैं कि सीता जी का ये हुआ था, रामचंद्र जी ने ऐसा किया था, उसका वो पिता था तो उसके वो पति थे, तो अर्जुन ने ऐसा किया था तो ये हुआ था, द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ था, कुछ भी ऐड कर दे रहे हैं। अशोक ने ये एक बार ऐसा कहा था, इसकी अशोक की ये कहानी थी, फला था, ये था, वो था। किंवदंती जितनी भी घटनाएं हैं वो हो रही हैं क्योंकि लोगों के क्लिक पे है, आप ऐड करिए, उसमें कुछ भी डाल दीजिए, ये फला अशोक की कहानी थी। सोशल मीडिया तक कुछ प्राचीन रचनाओं को बढ़ा चढ़ा कर इस तरह वायरल किया जाता है जिससे समाज में अराजकता उत्पन्न हो सकता है। भाई आप किस तरह से रामचंद्र जी को लेकर कुछ ऐसे कट्टर हिंदूवादी चीजें बोल दे रहे हैं, कुछ ऐसे अकबर को लेकर आप कट्टर जो है वो इस्लामिक चीजों को बोल दे रहे हैं, तो भाई वो उस समय ऐसा कुछ अपने साहित्य में नहीं लिखोगे जितना कि आपने वायरल कर दिया और उस पर हो जाती हैं दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, ठीक है। महिलाओं के खिलाफ कुछ ऐसा किसी में, अब जैसे लोगों ने इसको गलत तरीके से डाल दिया कि मनुस्मृति में कहा गया कि जो है वो एक मनुस्मृति में कहा यत्र नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता, ठीक है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान का निवास होता है, ठीक है, देवताओं का निवास होता है। फिर एक जगह जो है ये हो गया, जो इन्होंने कहा कि भाई ये भी जो वहीं पे लिखा मिलता है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ठीक है। तो ये सब उन्होंने बोल दिया कि भाई ये सुंदरकांड में लिखा हुआ है और इसका जो है ये, भाई आप जो है वो आपने सुंदरकांड पढ़ा, वो सारी चीजों को पहले आप उसको मीनिंगफुल तरीके से पढ़े, पॉजिटिव वे में पढ़िए कि उसमें लिखा क्या है, उसका क्या मीनिंग होता है। आप आधी अधूरी बातें पढ़ेंगे तो चीजें जो है वो गड़बड़ हो सकती है। केवल आपने इतना ही पढ़ा और इतने की ही मीनिंग निकाल के आपने जो है वो प्रेषित कर दिया, वायरल कर दिया, तो उसका फिर गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी। अब नारियां भड़क गई कि भाई यहाँ पे ऐसा लिखा है ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ये फिर जो है वो दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके की बातें होती हैं। चलिए, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ नकारात्मक साहित्य प्रचार कर माहौल को दूषित करने का प्रयास किया जाता है। कई नकारात्मक साहित्य रचनाओं की वजह से दंगे भी हो जाते हैं। साहित्य का सोशल मीडिया पर प्रभाव, जहां सोशल मीडिया एक अदृश्य भूमिका निभाकर सामाजिक चेतना, नैतिकता, धार्मिक मूल्य, मानवीय चरित्र का परिवर्तन करती है, वहीं साहित्य विभिन्न कृतियों के माध्यम से सोशल मीडिया की बहुत सहायता भी करता है। सोशल मीडिया पर नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार का प्रमुख माध्यम
साहित्य ही है। बहुत से लोग केवल साहित्यिक कृतियों की जानकारी व रुचि हेतु सोशल मीडिया पर जाना पसंद करते हैं। अतः सोशल मीडिया वर्तमान में यदि समाज की काया है तो साहित्य उस काया पर सजा हुआ खूबसूरत गहना है। वाह क्या लाइन है, ठीक है। अतः सोशल मीडिया समाज वर्तमान में यदि समाज की काया है तो साहित्य उस काया पर सजा हुआ एक खूबसूरत गहना है। साहित्य के बदलते स्वरूप में सोशल मीडिया की भूमिका, ठीक है। वर्तमान में सोशल मीडिया साहित्य का सबसे बड़ा और सबसे सजग सुचालक बन गया है, ठीक है। पौराणिक साहित्य को सहेज कर रखने का इससे अच्छा माध्यम हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय पुरातन साहित्य ने ना जाने कितने रहस्य, कितनी गाथाएं, कितने वैज्ञानिक खोज हो गए थे, ठीक है। आर्यभट्ट ने उसी समय जीरो की खोज कर दी थी, पाई का मान निकाल दिया था, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुटन सिद्धांत दे दिया था। तो ये सारी चीजें हैं। चरक ने, सुश्रुत ने, इन सब चीजों ने ऑपरेशन वगैरह कर दिया था उस समय, किस तरह से ये चीजें थी उसमें लिखा भी गया था, पर नालंदा विश्वविद्यालय ही जलवा दिया गया, ठीक है। तो भारतीय पुरातन साहित्य ने ना जाने कितने ऐसे रहस्य गाथाएं और वैज्ञानिक खोजें की हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय में राख के ढेर हो गए। बिल्कुल सही पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। यदि उस समय सोशल मीडिया होता तो ये सब नेट पे होता और हमको मिल जाता। अब जला के दिखाओ अब तो हार्ड कॉपी जला के दिखा लो, हार्ड कॉपी सारी जला दो, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है, हम कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। और अगर सोशल मीडिया से भी आपने हटा दिया, कहीं से भी हटा दिया, तो हर कोई अपने पास बहुत से लोग अपने पास डाउनलोड करके रख लिए होंगे, फिर वो डाल देंगे, ठीक है। वो चीजें कभी खत्म ही नहीं हो पाएंगी। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी पौराणिक कथाएं, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, उपनिषद, भगवत पुराण आदि समस्त रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा जाता है, समझा जाता है। हमारे योग को आज जो है पूरे विश्व में सराहा जा रहा है, ठीक है। यदि पतंजलि योग सूत्र न लिखा होता तो फिर आज क्या होता। अतः सोशल मीडिया साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा और बहुत सस्ता, बहुत सुलभ माध्यम बन चुका है। सुझाव क्या देना है हमें? सोशल मीडिया का प्रयोग नकारात्मक साहित्य की ओर ना किया जाए, ठीक है। साहित्यिक कृतियों के साथ छेड़छाड़, फेरबदल बिल्कुल भी ना किया जाए। समाज में जागरूकता हेतु सोशल मीडिया द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत साहित्य, पौराणिक कथाएं, नैतिक कहानियां आदि का प्रयोग किया जाए, ठीक है। निष्कर्ष हम कैसे निकालेंगे? देखिए, छोटा सा निष्कर्ष हमें लिखना है। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया वर्तमान समाज की प्राणवायु है, ठीक है। कितना अच्छा लाइन है। अतः वर्तमान युग के साहित्यकारों को बदलते परिदृश्य के अनुसार सोशल मीडिया से जुड़कर ही अपने साहित्य को रखना होगा, ठीक है। जो वर्तमान मतलब साहित्यकार है, उनको बदलते परिदृश्य के अनुसार सोशल मीडिया से जुड़कर ही अपने साहित्यिक रचनाओं को करना होगा, क्योंकि समाज के साथ रहना है तो उसकी गति के अनुसार चलना होगा, ठीक है। साहित्य के सृजन, संरक्षण और प्रचार प्रसार में जो भूमिका सोशल मीडिया निभा सकती है वह अन्य कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए इसका पॉजिटिव प्रयोग करें, ठीक है। इसीलिए इसका पॉजिटिव प्रयोग करें, नेगेटिव प्रयोग ना करें। यही अंत में, यदि जैसे आपको कुछ करना है, ऐड करना है, भाई हमने जनरल लिख दिया, आपने कुछ और पंक्तियां डालनी है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे करके डाल दीजिए आप, ठीक है। और अंत यहाँ पे कर दीजिए। इतना भी कर दिया बहुत है, पर यहाँ पे अगर आप कुछ और ऐड कर दीजिए, अपना कुछ अच्छा अच्छा कोटेशन डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, तो वो आपका हो गया। हमने एक जनरल एशे बताया, कुछ चीज़ें बताई, और उसमें आप अपना और ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें बहुत ढेर सारा निबंध लिखना होता है। तो हम आपको मोटा मोटी बताते हैं, मोटा मोटी समझाते हैं, उसमें आप अपने कोट्स ऐड कर दीजिए। हम अलग से कोट्स भी देते हैं कि मतलब क्या क्या है, कोटेशन है, वो आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में की थी। हमने आपसे क्या कहा था कि यदि आपके पास कुछ ऐसा निबंध आ जाता है जिसको आपने, तो आपके पास थोड़ी जानकारी है, हाँ, मतलब आपके पास एक जानकारी है परंतु पर्याप्त नहीं है, मतलब उतने शब्द नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे सिंपल भाषा में बताऊं तो क्या कह सकते हैं, कोई भी टॉपिक, चलिए महिला सशक्तिकरण का एक टॉपिक ले लेते हैं, या वर्तमान में और क्या टॉपिक ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा चलिए, सपोज एक सिंपल सा मुझे एग्जाम्पल ही देना है, तो महिला सशक्तिकरण ही ले लेते हैं। हमें बस ये महिला सशक्तिकरण का अर्थ पता है, ठीक। पर ये टॉपिक लेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत जनरल है, इसको तो कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर भी एक बार इससे समझा देते हैं, बाकी सबसे भी समझाते हैं।
इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत पता है, सब क्या होता है महिला सशक्तिकरण, क्या है, उनसे रिलेटेड मुद्दे क्या क्या क्या, थोड़ा बहुत जानकारी है हमको, और बाकी हमको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना है, कैसे हम निबंध लिखें, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें लिखना तो यही है। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम पहले सबसे पहले जाएंगे, आँख मूंद के हेडिंग लिखना शुरू कर देंगे। लास्ट वाले पेज में फ्रेमिंग करना शुरू कर देंगे। हमने लिख दिया प्रस्तावना, हमने लिख दिया ये क्या है, परिभाषा, मतलब जो भी है। अगर परिभाषा नहीं है, कोई चीज़ है ऐसा है जो करंट का मुद्दा है, तो उस मुद्दे को लिख देंगे, मुद्दा क्या है। देन यदि उससे रिलेटेड कुछ उसका इतिहास है तो हमने उसके बारे में ऐसे पहले फ्रेमिंग कर ली, ऐतिहासिक पक्ष के बारे में। ठीक है, ऐतिहासिक पक्ष, फिर उसके कुछ सामाजिक पक्ष हैं, उसके बारे में करंट में क्या उसका सामाजिक पक्ष है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर। ठीक है, ठीक है, भारत पे, भारतीय समाज पर। फिर उसका क्या वैश्विक प्रभाव है, विश्व में क्या है, सबका होता है। आप लोग देखेंगे, माइन्यूटली जब ऑब्जर्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर यदि उससे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसका कुछ लाभ है तो लिखिए लाभ है, क्या हानि है वो भी आप लिखिए। ठीक है, देन आप कुछ ऐसा सुझाव दे सकते हैं, देन आप उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक मुद्दा है महिला सशक्तिकरण, हम इसमें ढालने की एक जनरल है, इसमें हेर फेर किया जा सकता है, मैं एक जनरल बता रही हूँ, हेर फेर आप ऐसे हेडिंग में कर सकते हैं। ठीक, मैंने प्रस्तावना लिख दिया, जो भी उनके बारे में लिखना था कुछ अच्छा सा बना के मैंने फिर बता दिया महिला सशक्तिकरण क्या है। अगर वर्तमान में महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड कोई मुद्दा पूछ ले रहा है, ठीक है, तो मैं सपोज हाँ मैं आपको नेक्स्ट जो वीक है उसमें लिव इन रिलेशनशिप पढ़ाने वाली हूँ। अब आप केवल लिव इन रिलेशनशिप ही जानते हैं, ठीक है, अब लिव इन रिलेशनशिप आप जानते हैं और इससे रिलेटेड थोड़ा सा जो मतलब करंट में एक मुद्दा आपने पढ़ लिया कि भाई करंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा कुछ बोला था, उससे ज़्यादा आपको कुछ पता है नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी जो जी आप मतलब जो आपने अब तक सीखी है, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके दिमाग में मोटा मोटी बनी हुई है। अब आपको निबंध का उसको स्वरूप देना है। ठीक है, और ऑप्शन कोई है नहीं आपके पास, तो आप सीधे प्रस्तावना पे जाएंगे, फिर एक कुछ ऐसा परिभाषा लिख देंगे लिव इन रिलेशनशिप का, जो जनरल परिभाषा आप जानते हैं वो लिख देंगे बना बना के। ठीक है, फिर आप लिव इन रिलेशनशिप का मतलब कि जो है वो ऐतिहासिक पक्ष कहाँ से है, मतलब कैसे शुरुआत हुई, किस देश में, क्या है सबसे पहला मुद्दा क्या हो सकता है, या जो भी है इससे रिलेटेड जो वर्तमान में लिव इन रिलेशनशिप की समस्या, जो भी, केवल लिव इन रिलेशनशिप तो पूछेगा नहीं, पूछेगा कि लिव इन रिलेशनशिप भारतीय समाज में जो भी रिलेटेड हो, तो आपने जब जैसे भी इसके इतिहास के बारे में पढ़ा हो आप कुछ इसके ऐतिहासिक पक्ष डाल दीजिए, यदि आप जान रहे हैं तो। ठीक है, तो आप इसको डाल दीजिए। फिर इसका समाज पर क्या प्रभाव है, सामाजिक पक्ष भी इसके डालिए। ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक जो भी आपको डालना है। ठीक है, भारतीय समाज पे आपने यहीं पे डाल दिया। फिर विश्व में क्या इसकी स्थिति है, ठीक है, किन किन देशों में ये अलाउ किया है, वैलिड है, किन किन देशों में नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके क्या लाभ हैं, लिव इन रिलेशनशिप के लाभ भी तो है ना, मतलब तो, और इसके क्या हानियां हैं, समाज पे इसका क्या नकारात्मक प्रभाव है, फिर आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, देन इसके बाद निष्कर्ष आप इसका निकाल दिए। ठीक है, आपने कहा जैसे कहते हैं मिशन मंगल है, आप बोलेंगे कि नहीं मैम ये आपने इसमें तो करके दिखा दिया, अब जैसे बता दो ना कोई एक, तो लोग बताए अरे इसमें तो सर हम कर ही लेते जो है वो, तो अब इसमें करके दिखाइए, जैसे प्रौद्योगिकी वाला कोई है तो इसमें हमने लिखा प्रस्तावना, फिर वही इसी पे करते प्रस्तावना है। ठीक है, हमने इससे जो मंगल मिशन है वो क्या है, मैंने कहा ना वर्तमान में मुद्दा क्या, या तो परिभाषा या तो मुद्दा क्या है वो लिखिए। ठीक है, फिर मिशन मंगल की शुरुआत कब, इसका ऐतिहासिक पक्ष लिखे, और इसरो के मतलब ये इसरो के क्या क्या प्लान थे पुराने समय से, इसरो के बारे में जो आपने लिख दीजिए। ठीक है, मतलब मिशन मंगल की शुरुआत कब से हुई, और फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत इसरो के ऐतिहासिक पक्ष के बारे में आप डाल दीजिए। अब इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं से आपका ऐसे जो है वो एक तरीके से प्रौद्योगिकी से समाज की तरफ कनेक्ट हो रहा है, जो कि आप अगला बंदा नहीं, वो प्रौद्योगिकी तक ही केवल जुड़ जाए, मतलब कि जो है सिमट जाएगा। केवल मिशन मंगल के बारे में कुछ लोगों का बस यही रहता है कि यूनिडायरेक्शनल लिखना शुरू कर देते, केवल मतलब पूरे ऐसे में देख लो ना तो पूरा बस मिशन मंगल ये, मिशन मंगल वो, उसमें ये डाला गया, उसमें वो, उसके मतलब कितने जो है वो ईंधन है, क्या है, किस तरह का मॉड्यूल है, क्या है, किसने खोजा है, ये सारा
केवल इसी पे सिमट के रह गए। अरे भाई, मिशन मंगल पूछा है, वो आपको वैज्ञानिक बनाने के लिए पेपर नहीं दे रहा है। कि आप इसको कर लो तो आप जो है वो वैज्ञानिक बना दोगे। किस, वो आपसे मिशन मंगल सिर्फ लिख दिया है ना, तो आप अपना उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर कोई जो है मंगल या पे हमारा जो है वो सैटेलाइट जाता है तो उससे क्या समाज को क्या मिलेगा, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं ना वो समाज से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी हुई है। यदि कोई आर्थिक घटना है, ठीक है, अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बन रहा है तो भारत के जो व्यक्ति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपकी सोच जो है ना वो डाउन टू अर्थ से आपको जो है वो ग्लोबल लेवल तक ले जाता है, ठीक है। यानी आप एक जमीन से, एक किसान व्यक्ति है उससे, वहां से लेकर एक गांव में बैठे व्यक्ति से लेकर आपको अमेरिका मतलब वैश्विक लेवल पे, ठीक है, यूएनओ तक आपको पहुंचना है अपने इस ऐसे में ही। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो सेम उसके सामाजिक पक्ष को जरूर जोड़िए, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। देन भारत पर, भारत की स्थिति शाख मजबूत होगी, वैश्विक प्रभाव भारत का विश्व में शाख मजबूत होगा, ठीक है। इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या अगर कुछ हानि है तो हानि हर जगह नहीं होती है, ठीक है। ये बहुत पॉजिटिव है तो इसकी कुछ हानियां नहीं है, बट हाँ कुछ नुकसान होगा अगर नहीं सफल रहता है तो क्या क्या मतलब नुकसान तो कहीं कहीं जो है ना वो हानि की जगह कभी कभी आलोचना होती है, ठीक है। कहीं कहीं जो है वो उसके कुछ मतलब ऐसे हो सकते हैं कि अगर ये सफल नहीं होता तो कितना खर्चा है, क्या चीजें होती है, इस तरह पे ऐसे कुछ होता है। देन सुझाव तो आपको अवश्य देना है और निष्कर्ष आपको लिखना ही है। तो ये सब में मोटा मोटी फिट होता है, 2-4 पॉइंट इधर उधर करके सब मोटा मोटी फिट हो जाता है। तो जब आपको कोई निबंध नहीं आता है, जनरल एक टॉपिक बनाइए, पहले फ्रेमिंग करिए, फटाफट उसमें ऐड करते जाइए अपने। जैसे ही आप ये है ना ये फ्रेमिंग बना लेंगे ना, आपको दिमाग में अपने आप चीजें आना शुरू कर देंगी। पता है ब्लैंक आप कब होते हो, जब आपको यही नहीं पता होता कि हमको निबंध की फ्रेमिंग कैसे करनी है, तब दिमाग आपका ब्लैंक होता है। जिस समय आपको पता होता है कि मुझे निबंध की फ्रेमिंग कैसे करनी है ना, जो है भावनाएं उमड़ उमड़ के उस समय आती हैं, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी ना कि मतलब आपको लगेगा वाह, आप तो कुछ मतलब अलग ही लेवल के जो है वो साहित्यकार बनने जा रहे हो, ठीक है। तो फिर यही बात हो गई। अब इसी को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा निबंध, हम अपने निबंध को बेस्टम बेस्ट मतलब कितना बेस्ट हम लिख सकते हैं जिससे हमारा 100 से ऊपर नंबर आ जाए, और यही अभियान सिविल सर्विसेज का लक्ष्य है। चलिए तब तक के नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। आप सबसे बात करके आप सबको जो है वो इस तरह से मोटिवेट करके खुद मोटिवेट, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।